हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है एनसीईआरटी सीरीज का। क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब हम लोग चैप्टर 2 पे देखेंगे। तो चैप्टर 2 का मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने पीपीटी के रूप में बना दिया है। क्योंकि मैं जो जब एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहा था तो उसमें बहुत लेंदी हो जाता था। उसमें 26 लगभग 26 पेज हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। वो बच्चों की तरह समझाया है। तो वैसे हम लोग को नहीं पढ़ना है, वैसे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उन सभी को एक पीपीटी के रूप में बना दिया है। और इसी पीपीटी के थ्रू आप समझ सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है ना, उसका नाम है सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी इसका संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा आज। बहुत बेसिक चैप्टर है, बेसिक समझ के लिए जरूरी है। जैव विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसकी अवधारणा सबसे पहले पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा है पृथ्वी पर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। इसको आप किसी इंपोर्टेंट जो आपने डायरी बनाया होगा उसमें नोट कर लीजिएगा। और इसको लिखिएगा कि जैव विविधता क्या कहते हैं। बेसिक जानकारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्यावरण संतुलन क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए। जैव विविधता हमारे पर्यावरण, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारे इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को संतुलित रखने में क्या करता है, मदद करता है। बायोडायवर्सिटी क्या करता है, जैव विविधता हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को संतुलित रखने में मदद करती है। उसके बाद महत्व इसका क्या है, पौधे हमें ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि पौधे हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं। जबकि जंतु व कीट जैसे मधुमक्खी यानी हनी भी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हनी भी परागण परागण में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि एनसीईआरटी में दिया था पौधों का वर्गीकरण क्या होता है। तो आपने पौधों का वर्गीकरण शायद पहले पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें मैंने बता दे रहा हूँ कि पौधों का वर्गीकरण कैसे होता है। यानी ग्रुपिंग ऑफ प्लांट। एक तो तीन प्रकार से मतलब पौधों का वर्गीकरण किया गया तीन प्रकार में। एक जिसको हम लोग शाक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं। और दूसरा हम लोग झाड़ी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सर बोलते हैं, शर्ब। और तीसरा हम लोग वृक्ष यानी ट्री बोलते हैं। इसमें इन सभी में डिफरेंस क्या है तो छोटे छोटे पॉइंट्स के सहारे मैंने बता दिया है। इसको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। आकार मतलब जो सर्व है, यानी जो मतलब सॉरी जो शाक है, उसका आकार क्या होता है यानी उसका शेप क्या होता है। ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। क्या होता है, बहुत छोटे पौधे होते हैं। जैसे ये जो आएगा ना, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, तो वो साग की कैटेगरी में आएगा। इसके तने क्या होते हैं, हरे होते हैं, कोमल व पतले तने होते हैं इसके। इसके उदाहरण में जैसे धनिया, पुदीना, गेहूं, तुलसी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। जिसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा शॉब है। इसका आकार क्या होता है, मध्यम आकार के ये पौधे होते हैं। किस आकार के, मीडियम शेप के ये पौधे होते हैं। इनके तने क्या होते हैं, कठोर होते हैं लेकिन अधिक मोटे होते हैं। जो झाड़ी है यानी जो सर्व है, ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं, लेकिन जो इनके तने होते हैं वो कठोर होते हैं लेकिन अधिक मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी शाखाएं तने के आधार के पास से निकलती हैं। इनकी शाखाएं जो होती हैं यानी जो शाखाएं होती हैं वो तने के पास से निकलती है। उदाहरण के लिए गुलाब, नींबू, गुड़हल। जैसे कि इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है, गुलाब है। जो ये बताया ना, इस तने कठोर होते हैं लेकिन अधिक मोटे नहीं होता है।
जो ये तने दिख रहे हैं, ये तने दिख रहे हैं, ये क्या है, कठोर है लेकिन अधिक मोटे नहीं है। और जो शाखाएं हैं वो तने के आधार के पास निकलती है। जो ये तने के आधार है ना, इसी के पास से ये शाखाएं ऐसे निकली हुई है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। झाड़ी, झाड़ी को हम लोग इंग्लिश में सर्व बोलते हैं। दूसरा वृक्ष, वृक्ष को आपने देखा भी है। इन तीनों चीजों को आपने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और ट्री को भी आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जो ट्री है उसका आकार कैसा है, बहुत ऊंचे और विशाल पौधे होते हैं। जो ट्री होता है वो क्या होता है, बहुत ऊंचे होते हैं और विशाल पौधे होते हैं। जो इनके तने होते हैं वो मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, और काष्ठीय, काष्ठीय मतलब होता है ना कठोर लकड़ी का बना हुआ तना, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रंक भी बोलते हैं। शाखाएं ऊपर से निकली होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो इसका ये है ना, ये तना, ये ऐसे जाता है, ये काफी मोटा होता है और कठोर होता है। और जो इसकी जो तना होता है ना, शाखाएं होती हैं जो इसके ऊपर से निकलती होती हैं ऐसे। ठीक है। उदाहरण के लिए आम, बरगद और नीम जैसे आप लोग पेड़ को ध्यान में रख सकते हैं। पत्तियों का सीरा, पत्तियों का सीरा, विन्यास एवं जड़ों के प्रकार। पत्तियों का सीरा, विन्यास एवं जड़ों के, पहले तो सीरा क्या होता है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पत्तियों का सीरा, विन्यास एवं जड़ों के प्रकार। तो सीरा विन्यास यानी लीव विनेशन, लीव विनेशन मतलब क्या होता है, जालिका रूपी। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक जालिका रूपी होता है, एक समांतर यानी पैरेलल होता है। दूसरा, सिराएं पत्ती पर जाल जैसी बनी होती हैं। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये जो जाल जैसे बना हुआ दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जालिका स्वरूपी सिराएं, पत्ती पर जाल जैसी बनी होती है। उदाहरण के लिए आम, चना, मटर, ये दे कैन बी रिटिकुलेट वेनेशन ऑफ पैरेलल वेजिटेशन, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है समांतर, समांतर यानी पैरेलल सिराएं। सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। उदाहरण के लिए घास और मक्का, जैसे ये जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। ये जाल की तरह नहीं बन, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जैसे मैं बताऊं, ये कुछ ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है। ये इसके जो सिरा है ना वैसे जाल की तरह नहीं है, ऐसे ही है, मतलब सीधे सीधे हैं ऐसे। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही है, मतलब ऐसे। तो ये जाल की तरह नहीं है, ऐसे है। और ये जो सिरा है, इसको मैं एक बार बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो सिरा है ऐसे है, जाल की तरह ऐसे, ऐसे है। आया ना समझ में, ऐसे ही है। अब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा है जड़ों के प्रकार यानी रूट्स सिस्टम क्या होते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। मूसला जड़, रूट सिस्टम को दो टाइप्स में यहाँ पे बांटा गया है। एक मूसला, मूसला जड़ यानी टैप रूट, और एक रेशेदार जड़ यानी फाइब्रियस रूट, फाइब्रियस रूट। ये मुख्य मोटी जड़ और उससे छोटी पार्श्व वो जड़ें निकलती हैं। ठीक है। मतलब जो मूसला जड़ होता है यानी टैप रूट होता है, ये मुख्य मोटी जड़ और उससे छोटी पार्श्व पार्श्व जड़ें निकलती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रेशेदार जड़, तने के आधार से अनेक समान आकार की जड़ें गुच्छे में निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशेदार जड़। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री पौधों में संबंध क्या होता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे दिया है एक बीज पत्री यानी मोनोकोट प्लांट्स, यहाँ पे दिया है द्विबीजपत्री यानी डिकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स और डिकोट प्लांट्स ये दिया है। तो इस विशेषता यानी फीचर्स क्या है, बीज के पत्र यानी साइटोलिडॉन्स, सिरा विन्यास यानी विनेशन, और जड़ के प्रकार यानी रूट सिस्टम। प्रमुख उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो एक पत्री यानी मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं वो केवल एक बीज पत्री होते हैं। क्या होते हैं, एक बीज पत्री। और ये जो होते हैं, जो डिकोट्स प्लांट होते हैं वो द्विबीज पत्री होते हैं। समानांतर जो इसकी सिराएं होती हैं, सिरा विन्यास को होता है पैरेलल होता है।
इसका जो सिरा विन्यास होता है वो जालिका रूप होता है। ठीक है। और जो जड़ के प्रकार है ये रेशेदार और झकड़ा जन यानी फाइब्रस रूट इसमें होता है। और इसमें द्विबीजपत्रीय में क्या होता है, मूसला जड़ होता है। इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आते हैं, तो गेहूं आता है, मक्का आता है, चावल आता है, घास आता है और केला आता है। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या आता है, चना, मटर, आम, राजमा और सरसों आते हैं। ठीक है। दूसरा पांचवा हम लोग चलते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास 6 की जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे और क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का जब आप अध्ययन करेंगे तो ये सभी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तभी मैं इन पॉइंट्स को बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उतने डिटेल में कवर करने वाला चैप्टर नहीं है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने लिख दिया है। और जो एनसीईआरटी है उसमें बस केवल बच्चों के लेवल का समझाया गया है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जितना बताया जा रहा है उतना काफी है क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास 6 से देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं तो उनके लिए काफी इतना जरूरी है। बस समझ लेना है कि इसमें क्या क्या बोला है चैप्टर में। और बाकी आप चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी को तो एकदम जीरो से, मतलब ऐसे लिखा गया है कि जैसे कोई बच्चा को पढ़ा रहा है वैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दिया है जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया गया है। गमन के आधार पर, एक तो मूवमेंट के आधार पर एनिमल्स का वर्गीकरण किया है। दूसरा फूड और हैबिटेट के आधार पर। तीसरा हैबिटेट के आधार पर, यानी गमन के आधार पर, पोषण के आधार पर और आवास के आधार पर। गमन के आधार पर कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो चलने वाले मतलब गमन मतलब होता है चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले और तैरने वाले, ये सब गमन करने वाले एनिमल्स हैं। तो चलने वाले में गाय, शेर, मनुष्य, पक्षी, चमगादड़। उड़ने वाले में, रेंगने वाले में सांप, छिपकली और तैरने वाले में मछली, बतख। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैंने दो 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 ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है। उसके बाद है पोषण के आधार पर यानी फूड हैबिटेट के आधार पर। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीन हैं। किसके आधार पर, तो फूड हैबिटेट के आधार पर ये तीन है। एक होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में केवल वैसे वैसे आते हैं जो केवल पौधे खाते हैं जैसे हिरण और गाय। और मांसाहारी में वे होते हैं, वे एनिमल्स होते हैं जो केवल जंतु खाते हैं, मतलब मांस वगैरह खाते हैं। उनमें आ गए शेर, बाघ। ये दो एनिमल्स हैं जो मांसाहारी हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप इन्हीं दो को ध्यान में रखिएगा। दूसरा सर्वाहारी। सर्वाहारी ये दोनों, मतलब सर्वाहारी वो होता है जो मांस भी खाता है और पौधे, वेजिटेबल्स वगैरह भी खाता है, फ्रूट्स वगैरह भी खाता है। तो इसी को हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, मतलब सभी खाते हैं, मतलब सभी चीज को खाते हैं, मांस और फल फूल पौधे इन सभी को। तो इसमें आपको कौन कौन से, एक तो मनुष्य है और एक कावा है। ठीक है। दूसरा आवास के आधार पे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एक टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय जो भूमि पर रहने वाले हैं वो एनिमल्स होते हैं। एक जलीय यानी एक्वेटिक एनिमल्स जो जल में रहने वाले हैं। एक उभयचर जो जल व थल दोनों में रहने वाले हैं, जैसे मेढक। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेढक एक ऐसा एनिमल है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। कछुआ भी रहता है जल में स्थल पर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब दूसरा आवास एवं अनुकूलन यानी हैबिटेट और एडप्टेशन क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए। हैबिटेट मतलब होता है आवास। आवास वो होता है जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर को हम लोग आवास बोल सकते हैं। वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ कोई जीव रहता है, इसका लिख लीजिएगा। वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ कोई जीव रहता है और अपना भोजन, पानी, वायु तथा सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी करता है, वो क्या है, आवास है या हैबिटेट है। दूसरा अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, जीवों के शरीर में होने वाले ऐसे विशिष्ट लक्षण व परिवर्तन जो उन्हें अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवित रहने में मदद करता है, उसी को हम लोग एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या जीवित रह सकती है, नहीं रह सकती है। बिकॉज क्योंकि वहां का एडॉप्टेशन है वो उसके लायक नहीं है।
जो वहाँ का अनुकूलन है, वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ का वातावरण है, वो मछली के लायक नहीं है। जैसे इंडिया के लोग दोनों वातावरण में रह सकते हैं, जैसे गर्मी भी सहन कर लेते हैं, बारिश का मौसम भी सहन कर लेते हैं, और विंटर भी सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को बोल दिया जाए कि तुम रसिया जाओ, और मतलब नॉर्थ, मतलब जो अर्थ है, ये अर्थ है मान लीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री है, और बोल दिया जाए कि तुम 40 डिग्री से ऊपर जाके घर में रहो, मतलब जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर 40 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री है, वहां पे अगर बोल दिया जाए रहने के लिए, तो नहीं रह सकते हैं। बिकॉज क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा नहीं है। तो जीवों के शरीर में होने वाले ऐसे विशिष्ट लक्षण, वो परिवर्तन जो उन्हें अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवित रहने में मदद करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन या अनुकूलन। अनुकूलन के प्रमुख उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, एडॉप्टेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ऊंट व नाग फनी यानी कैक्टस, ये मरुस्थलीय है। और ये पर्वतीय अनुकूलन यानी माउंटेन एडॉप्टेशन, यहाँ पे डेजर्ट एडॉप्टेशन, दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे ऊंट है, ऊंट जैसे केमल, लंबी टांगे होती हैं इसकी गर्मी से बचाव के लिए, लंबी टांगे इसकी गर्मी से बचाव के लिए काफी मदद करता है। कुबड़ में वसा संचयन, जल की कम खपत करता है। ये जो होता है, जो ऊंट होते हैं वो कई दिनों तक बिना जल पानी के रह सकते हैं। और जो कुबड़ में वसा का संचयन करता है ये, जैसे ऐसे ऊंट होते हैं ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऊंट बना दूं ये, तो ये जो कुबड़ है, यहाँ पे ये लोग वसा का संचयन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नागफनी, मतलब जिसको हम लोग कैक्टस बोलते हैं, कांटों में रूपांतरित यानी वातोत्सर्जन को रोकने हेतु। ये जो जैसे जितने भी रेगिस्तान होते हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ करके, कांटेदार पौधे होते हैं ऐसे, उसमें ज्यादा पत्तियां वगैरह नहीं होते हैं, हरा तना जो प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होते हैं, और हरा जो इसका तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, पहाड़ी बकरी और याक, जो माउंटेन एडॉप्टेशन है उसके एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। याक हिम तेंदुआ, याक या हिम तेंदुआ ठंड से बचने के लिए शरीर पर घने और लंबे बाल इनके पास होता है। जैसे आप समझते हैं ना, जैसे आप ये हिम तेंदुआ को देखेंगे, तो उसके जो सर हो, मतलब उसका जो बॉडी होता है, उस पे घने और लंबे बाल होते हैं, जो क्या करता है कि ठंड से बचने में मदद करता है। दूसरा, पहाड़ी बकरी ढलानों पर चढ़ने के लिए मजबूत खुर होता है। जो पहाड़ी बकरी होते हैं, जिसको हुप्स बोलते हैं, खुर, खुर को हुप्स बोलते हैं, इनके पास क्या होता है, ढलानों पर चढ़ने के लिए मजबूत खुर होता है। अगर नॉर्मल बकरी को बोल दिया जाए कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए, तो वो नहीं चढ़ सकती है। उसके बाद शंकुधारी वृक्ष यहाँ पे होते हैं। शंकुधारी वृक्ष मतलब ऐसे वृक्ष, ऐसे वृक्ष होता है, पतले पतले ऐसे शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं, ठीक है। ढलाए, जो इसका ढलाव होता है, शाखाएं, मतलब ऐसे मैंने आपको बता दिया। सिर्फ ये बर्फ में, इस पे जो बर्फ गिरता है ना ये, तो इस पे आसानी से फिसल जाता है। उसके बाद जलीय एवं स्थलीय आवास की तुलना, जलीय एवं स्थलीय आवास की तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो जलीय अनुकूलन क्या होता है, यानी मछली, फॉर एग्जाम्पल मछली, ये जो जल है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने पानी बना दिया है, ये इसमें मछली रह रही है, तो धारा शिखरीय शरीर यानी एक्सट्रीम लिंड बॉडी, एक्सट्रीम लिंड बॉडी मतलब होता है धारा शिखरीय शरीर होता है इनके पास। श्वसन के लिए क्या होता है, गलफड़े या गिल्स होता है, ये पानी में रहकर सांस ले सकते हैं। किसके माध्यम से, तो गलफड़े या गिल्स के माध्यम से। तैरने के लिए पंख होता है, फिन्स होता है, जैसे मछली ये हो गया ना, जैसे मछली के, तो मछली के पंख होते हैं जो इनको तैरने में काफी मदद करते हैं। उसके बाद वो उभयचर यानी मेढक, जल में तैरने के लिए जालदार पैर यानी वेब्ड फीट होता है। मेढक के पास क्या होता है, वेब्ड फीट यानी जालदार पैर। जल में त्वचा के साथ स्थल पर फेफड़े से शोषण। और इन इसमें ये क्या होता है, इसमें ये जल में किसके साथ सांस लेता है, तो त्वचा के साथ, और स्थल पर फेफड़े से श्वसन करता है, ठीक है। उसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण।
यानी हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आवास विन्यास के खतरे, वनों की कटाई, प्रदूषण और अत्यधिक निर्माण कार्य से प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ठीक है। संरक्षण के उपाय, इसको हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं, तो हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे, अफोरेस्टेशन करेंगे, उतना ही हमारा बायोडाइवर्सिटी बचा रहेगा। राष्ट्रीय खाद्यान्न व वन्य जीव अभ्यारण्य का बनना, जितने हम लोग राष्ट्रीय खाद्यान्न और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाएंगे यानी वनों बनाएंगे, उतना ही हमारे जैव विविधता को प्रोटेक्शन में काफी मदद मिलेगी। प्लास्टिक उपयोग को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना, जैसे प्लास्टिक उपयोग का हम लोग बहुत यूज कम कर देंगे, और जितना हो सके उतना हम लोग, जैसे मार्केट जाएं तो प्लास्टिक्स में कोई सामान ना लेके आए, स्वीट्स में कोई प्लास्टिक्स का सामान ना लेके आए, जितने भी हो सके जैसे मार्केट जाएं तो अपने साथ झोला लेके जाएं। इन सभी चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो हो सकता है। अब इस अध्याय का हम लोग एक सार समझ लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पौधों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मोनोकेट्स और डिकोट सीड के बारे में पढ़ा, शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जंतु के बारे में, कि गमन के आधार पर कितने होते हैं, पोषण के आधार पर कितने होते हैं, और आवास के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने आवास व अनुकूलन, जैसे हम लोगों ने मरुस्थलीय एडोप्टेशन के बारे में बात की, पर्वतीय एडोप्टेशन के बारे में बात की, जल एडोप्टेशन के बारे में, थल एडोप्टेशन के बारे में बात की। उसके बाद संरक्षण के बारे में बात की, यानी संरक्षण के बारे में, यानी हम लोग जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। और इसके बाद धन्यवाद मैं बोलूंगा आप सभी को। और क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। और मैंने जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसमें ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि हम लोग और अच्छे ढंग से इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, और अच्छे ढंग से हम लोग, मतलब और अच्छे ढंग से कैसे पढ़ा सकते हैं, इसको कमेंट में बता दीजिएगा। और क्या मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मैं और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, साइंस के चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।